बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर्स और हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के ज़रिए से बताएंगे कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है। याद रहे यहाँ हम इस बात के बारे में ज़िक्र नहीं करते कि इंटीग्रेशन क्या होती है, कैसे सॉल्व की जाती है या डिफरेंशिएशन। यहाँ हम सिर्फ उन सर्किट्स को थोड़ा सा देखेंगे और इंटीग्रेटर बेसिकली बुनियादी तौर पर वो मैथमेटिकल इंटीग्रेशन को क्या करता है, सिमुलेट करता है और वो बेसिकली समिंग प्रोसेस ही करता है। लेकिन उसका जो जवाब है वो इस तरह से होता है कि वो टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको मालूम हो जाता है। डिफरेंशिएटर के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो सिमुलेट होती है और वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन जो है वो बताता है। और वो यहाँ जिक्र किया गया है कि आइडियल जो हमारे पास इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएशन जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जिक्र किया जाएगा और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो इंटीग्रेटर्स हैं वो उनके बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। तो आइए देखते हैं इनको थोड़ी सी तफसील के साथ। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटीग्रेटर है। तो इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है और बाकी सर्किट क्या है हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइडियल इंटीग्रेटर की बात करेंगे कि आइडियल इंटीग्रेटर कैसे काम करता है। फिगर 13.31 में एक आइडियल जो है वो इंटीग्रेटर दिखाया गया है जो कि बुनियादी तौर पर एक एम्पलीफायर सर्किट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है और इसको नेगेटिव फीडबैक दिया गया है कैपेसिटर के ज़रिए से। क्योंकि इन्वर्टिंग इनपुट पे रजिस्टर भी मौजूद है, तो ये बेसिकली RC जो है एक सर्किट बन जाता है जिसमें R जो है वो इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट पे मौजूद है और जो कैपेसिटर है C ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक में मौजूद है। तो ये कैसे काम करता है? इसके लिए हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैसे होता है। तो हमें पता है कि कैपेसिटर पे जो है Q चार्ज वो स्टोर होता है और ये जो Q चार्ज है ये इक्वल होता है करंट इनटू टाइम के, क्योंकि जो करंट होता है वो चार्ज ओवर टाइम होता है। ठीक है? तो यहाँ पे IC बेसिकली कैपेसिटर करंट है, तो कैपेसिटर करंट इनटू टाइम जो है ये Q चार्ज होता है। अगर करंट की फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो ये बनती है। अगर आप वोल्टेज की टर्म में इक्वेशन लिखना चाहें चार्ज ऑन अ कैपेसिटर तो Q इज इक्वल टू CV होता है। C बेसिकली कैपेसिटेंस होती है और VC बेसिकली कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर होने वाली वोल्टेज है। ठीक है? तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो यहाँ से अगर हम VC की वैल्यू निकालें तो VC जो है वो इक्वल होगा Q ओवर C के। Q की ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये IC ओवर C इंटू टी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जो इक्वेशन यहाँ बनी है ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मुशाबत रखती है, उसकी एक फॉर्म की है। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इसमें आई सी ओवर सी जो है वो बेसिकली एक स्लोप को ज़ाहिर कर रही है। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो यहाँ y जो है वो बी सी के इक्वल है और जो हमारा m है वो इक्वल है आई सी ओवर सी स्लोप के इक्वल है। x जो वेरिएबल है वो t के इक्वल है और प्लस b हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरो वैल्यू है। तो ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। अब हमें पता है कि एक हमारे पास आरसी सर्किट में हमारी जो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होती है वो लीनियर नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियल होती है। या तो क्योंकि वो उसके अक्रॉस में वो डिस्चार्ज हो जाती है रजिस्टर के अक्रॉस में, तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्जिंग के वक्त भी ऐसे होता है और चार्जिंग के वक्त भी ये है कि करंट जो है वो जो करंट जो है उसको चार्ज कर रहा होता है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा होता है, क्योंकि जितना कैपेसिटर चार्ज होता जाता है उसके क्रॉस की वोल्टेज इस करंट को अपोज करना शुरू कर देती है। तो जितना कैपेसिटर चार्ज ज़्यादा चार्ज होता जाता है ये करंट उतना ही कम होता जाता है। तो लिहाजा ये चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये भी बजाय इसके कि ये स्ट्रेट लाइन हो ये एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो जाता है, लीनियर नहीं रहता, एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह डिस्चार्जिंग के वक्त पे भी एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो यानी कैपेसिटर जो है वो तमाम वक़्त जिसमें वो चार्ज हो रहा होता है, एक रेट से चार्ज नहीं होता। वो डिफरेंट रेट से चार्ज होता है, ग्रेजुअली स्लोली चार्ज होता है क्योंकि करंट कम होता जाता है जो उसको चार्ज कर रहा होता है। तो ये जो आरसी सर्किट जो हमने इंटीग्रेटर के तौर पर यहाँ हमने प्लेस किया है ऑपरेशन एम्पलीफायर में, यहाँ जो चीज़ मुमकिन बनाई गई है
वो ये कहा गया है कि यहाँ इस बात को मुमकिन बनाया गया है कि जो हमारा कैपेसिटर है, वो लीनियरली चार्ज हो। लीनियरली चार्ज हो, ये कैसे हो रहा है देखें ज़रा। यहाँ पे फर्दर कैपेसिटर की चार्जिंग जो कि हम चाहते हैं कि लीनियरली चार्ज हो, बजाय कि वो एक्स्पोनेंशियली चार्ज हो, तो उसके लिए एक कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको यहाँ इन शॉर्ट वो समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वो अलग से भी आपको के लिए अवेलेबल करूँगा। तो वो कंसेप्ट है ऑपरेशन एम्पलीफायर में वर्चुअल ग्राउंड का होना, ठीक है? अब उसमें बात ये है कि आपकी जो आउटपुट है, ठीक है? वो बल्कि इसको ऐसे बात करते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 1 लाख, 10 लाख इस तरह की वैल्यू में होता है। जब इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है, तब आपकी इनपुट पे मामूली सा भी जो डिफ़रेंस होगा, वो आपकी आउटपुट पे एक बड़ी वोल्टेज को अपीयर कर देगा। जिसकी वजह से हमने ये पहले बात की थी कंपैरेटर्स के लेक्चर में कि वो सैचुरेशन में चला जाएगा। लिहाज़ा उसको लीनियर रीजन में ऑपरेट करवाने के लिए कि वो सैचुरेशन में ना जाए, हमारे पास बहुत ही थोड़ा मार्जिन होता है। लिहाज़ा हम देख सकते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा एम्पलीफायर जो है, ऑपरेशन एम्पलीफायर, वो सैचुरेशन में ना जाए, उस सूरत में कितना छोटे से छोटा डिफरेंस जो है, वो हमारा दोनों इनपुट्स के दरमियान में जो है, वो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि ये सैचुरेशन में ना जाए। अमूमन वो डिफरेंस बहुत ही मामूली होता है, यानी वो कई दफ़ा चंद माइक्रो जो है वो वोल्ट्स के इक्वल होता है। लिहाज़ा वो इतनी छोटी वैल्यू होती है कि वो दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वो जो डिफरेंस होता है, हम उसको अज़्यूम करते हैं कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वो बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। लिहाज़ा वो जो बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम कहते हैं कि वो डिफरेंस है ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे ये नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों टर्मिनल्स एक ही पोटेंशियल पे हैं, या ऐसे लगता है जैसे ये दोनों कनेक्ट हैं, जबकि असल में ये आपस में कनेक्ट नहीं होते, लेकिन ऐसे लगता है जैसे वर्चुअली कनेक्ट हैं। अगर आप वर्चुअली मान लें कि कनेक्ट हैं, तो पॉज़िटिव टर्मिनल तो ग्राउंड के साथ जुड़ा है, तो ऐसे लगता है जैसे नेगेटिव भी ग्राउंड के साथ जुड़ा है। सो ऐसा पर लगता है जैसे नेगेटिव टर्मिनल भी ज़ीरो पोटेंशियल पे मौजूद है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन आइडियली ऐसा महसूस होता है। तो लिहाज़ा होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि आप हमारी जो इन्वर्टिंग इनपुट है, ये वाली जो साइड है, ये वर्चुअल ग्राउंड पे होती है, 0 वोल्ट पे होती है। अब होता क्या है, इसी तरह से इस जगह पे 0 होने की वजह से इस जगह पे करंट भी फ्लो नहीं करता, तो लिहाज़ा इधर से जितना भी करंट आता है, ठीक है? तो आई इन फ्लो करता है वी इन ओवर आर आई, इनपुट रेजिस्टेंस जो है, इसके इक्वल वी आई इन होता है। ये आई इन एक्चुअली होता ही है, इस नोड पे पहुंच के आई इन का एक हिस्से ने इन्वर्टिंग की तरफ जाना होता है और दूसरे हिस्से ने कैपेसिटर की तरफ जाना होता है। अब चूंकि ये वर्चुअल ग्राउंड पे है, ऐसा करंट इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। जितना करंट इनपुट पे आते हैं, सारे का सारा कैपेसिटर की तरफ चला जाता है। यानी कि आई इन इक्वल टू आई सी हो जाता है। यही बात यहाँ बताई गई है, आई सी इक्वल टू आई इन हो जाता है। लिहाजा सारे का सारा करंट हमारा इधर चला जाता है। अगर हमारी इनपुट वी इन एक कांस्टेंट इनपुट है, वो कांस्टेंट कोई जो स्टेप फंक्शन है या कांस्टेंट वो पल्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो यानी यूनिफॉर्म है, यानी वो चेंज नहीं होता। ऐसी सूरत में अगर इनपुट कांस्टेंट रहे, तो आपको पता है वी इन अगर कांस्टेंट हो, तो आर आई तो कांस्टेंट ही है, रेजिस्टर तो नहीं बदलेगा। तो इसके नतीजे में हमें एक कांस्टेंट करंट मिलेगा और हमें पता है कि ये करंट आगे इन्वर्टिंग की तरफ भी नहीं जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट करंट एक कांस्टेंट कैपेसिटर करंट के कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक कांस्टेंट जो है, हम कैपेसिटर को करंट देने में कामयाब हो जाएंगे, जिस जो कि क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा और ये कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। ठीक है, कैपेसिटर लीनियरली चार्ज हो जाएगा। अब होगा क्या, कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कैपेसिटर की लेफ्ट वाली साइड की जो प्लेट है ये पॉजिटिव होगी और राइट साइड वाली प्लेट नेगेटिव होगी। अब इस कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो वर्चुअल ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जबकि जो इसकी नेगेटिव प्लेट है वो वी आउट के साथ कनेक्ट है। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे वी इन एक पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से हमें पता है कि इन्वर्टिंग है, लिहाजा हमारी आउटपुट नेगेटिव आएगी। अब होगा क्या कि हमारी जो आउटपुट है वो बेसिकली एक नेगेटिव रैंप फंक्शन होगा, जो कि बेसिकली नेगेटिव प्लेट के साथ जो नेगेटिव प्लेट पे वोल्टेज होगी
वही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। और ये वोल्टेज क्या होगी, एक नेगेटिव स्लोप होगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव स्लोप होगी, क्योंकि नेगेटिव साइड जो है वो इसके इक्वल होगी, जबकि पॉजिटिव साइड जो है वो 0 वोल्ट पे होगी, क्योंकि वो वर्चुअली 0 के साथ कनेक्ट है। और आई सी हमारा कांस्टेंट है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर के लेफ्ट साइड 0 वोल्टेज है, और राइट साइड जो इसकी नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव साइड है, वो क्योंकि आउटपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, उसमें लीनियरली जो है हमारा जो करंट है, हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी, और 0 से ये नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉप होगी। नेगेटिव इसलिए होगी कि क्योंकि इन्वर्टिंग है, तो उधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जाएगी। और ये हद तक कितनी जाएगी, कितनी नेगेटिव जाएगी, यहाँ तक कि वो सेचुरेशन में चली जाए। ठीक है, द वोल्टेज वी सी इज कॉल्ड नेगेटिव रैंप। इसको क्योंकि रैंप फंक्शन होता है, स्लोप रैंप को कहते हैं, तो ये नेगेटिव रैंप है क्योंकि ये डिक्रीजिंग में है, एंड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कांस्टेंट पॉजिटिव इनपुट, क्योंकि ये पॉजिटिव इनपुट की वजह से ये चीज़ उसके नतीजे में ये प्रोड्यूस हुई है। अब अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज इज द सेम एज द वोल्टेज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के नेगेटिव साइड पे जो वोल्टेज है वही हमारी आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, और हमने उसने कहा है कि अगर आप कांस्टेंट पॉजिटिव इनपुट यानी कोई स्टेप फंक्शन या पल्स जिसका कांस्टेंट अब आपका एम्पलीट्यूड हो, जैसे कि मैंने कहा है, फिर वो अप्लाई की जाए तो आपका आउटपुट डेफिनेटली एक डिक्रीजिंग रैंप होगा, जो नेगेटिव होगा, यहाँ तक कि वो क्या सैचुरेशन में हो चला जाए। आप देखें मैक्सिमम वी मैक्सिमम को पहुँच जाए। ठीक है, तो रैंप जो है बाद में लीनियर हो जाएगा, तो हमने उससे पहले तक इसको लेना है। अब यहाँ से आपने एक मीनिंग देखना है, वो ये है कि रेट एट विच हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो रेट एट विच द कैपेसिटर चार्जेस, जिस रेट पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वो रेट बेसिकली कौन सा है, स्लोप ऑफ द आउटपुट रैंप। वो स्लोप ऑफ द आउटपुट रैंप है लीनियरली, एंड इज सेट बाय द रेशियो आई सी ओवर सी। ये जो यहाँ पे हमने बात की थी आई सी ओवर सी की, ये वो रेशियो आई सी ओवर सी, जो बेसिकली यहाँ पे किसकी वैल्यू थी, एम की वैल्यू थी। तो एम बेसिकली वो स्लोप थी, ये वो रेट है जिस रेट से कैपेसिटर ने चार्ज हुआ है, आई सी ओवर सी। तो कैपेसिटर आई सी ओवर सी से चार्ज हुआ है, सिंस आई सी जो है वो वी इन और आर आई होता है, ये क्योंकि आई सी इज इक्वल टू आई इन है, दैट इज इक्वल टू वी इन ओवर आर आई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द इंटीग्रेटर्स। तो बेसिकली एग्जैक्टली जिस रेट से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसी रेट वो ये वही है जो आउटपुट का ये आउटपुट का रेट ऑफ चेंज है विद टाइम। तो लिहाजा आउटपुट का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज इक्वल टू वी इन ओवर आर आई सी। ये बेसिकली वी इन ओवर आर आई सी बेसिकली क्या है, आई सी ओवर सी। ये इसका जो चेंज है आउटपुट का, ये उसके इक्वल है जिस रेट से कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आइडियल के अंदर हमने कैपेसिटर यूज़ किया था, और आइडियल के अंदर अगर डीसी वहाँ पे कोई गेन डीसी वोल्टेज जो है आपको पता है कैपेसिटर किससे क्रॉस नहीं कर सकती, तो लिहाजा गेन के ऊपर डीसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर कहते हैं कि कुछ डीसी एरर्स जो हैं, वो एरर वोल्टेजेस हैं, वो कई दफ़ा अपीयर होती हैं। डीसी बाइसिंग की वजह से कुछ डीसी करंट्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, वो ड्यू टू ऑफसेट एरर, इनको ऑफसेट एरर भी कहा जाता है। ये जो डीसी एरर वोल्टेजेस होती हैं, यह क्या करती हैं कि इस रैंप को जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव सैचुरेशन की तरफ ले जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरर के वो किस तरह का आपका ऑफसेट हो। तो लिहाजा उससे बचने के लिए प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर्स को इस इफेक्ट से बचने के लिए, तो ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ ऑफसेट एंड बाइस करंट, बाइसिंग करंट और ऑफसेट वोल्टेजेस से बचने के लिए उसके लिए मुख्तलिफ हल निकाले गए हैं। और उनमें से जो एक बेहतरीन हल बताया गया है वो ये है कि आप ऐसा करें कि आप कैपेसिटर के साथ फीडबैक में एक पैरेलल में एक आर एफ यानी फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट कर दें। ठीक है, इससे जो है इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ये आर एफ जो है, इसकी वैल्यू जो है इनपुट रेजिस्टेंस आर इन से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू हैव अ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म, ताकि आउटपुट वेव फॉर्म से कम इसका असर पड़ सके। इन एडिशन आप मजीद ये भी कर सकते हैं कि आप जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, उसको बजाय इसके डायरेक्ट आप उसको ग्राउंड करें, आप उसको रजिस्टर के जरिए भी ग्राउंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर क्या होते हैं।
तो सबसे पहले हम आइडियल डिफरेंशिएटर को देखते हैं। आप फिगर 13.37 देखें तो इसमें देखें, जैसा कि हमने इंटीग्रेटर देखा बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दिया गया है। यानी इंटीग्रेटर की जो इनपुट का रजिस्टर था उसको फीडबैक रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो फीडबैक कैपेसिटर था उसको इनपुट कैपेसिटर के तौर पर ले आए हैं। ये पूरी चीज़ इन्वर्ट कर दी गई है। और अब होगा क्या, डिफरेंशिएटर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट का रेट ऑफ चेंज होगा या आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। अब हमें ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। वहाँ पर उस पहले हमारी आउटपुट जो थी वो एक रैंप फंक्शन थी, अब हमें इनपुट पे एक रैंप फंक्शन देना होगा ताकि हम उसका रेट ऑफ चेंज मालूम कर सकें। तो इनपुट पे हम देखें, हम एक रैंप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड वाली प्लेट को, कैपेसिटर को। तो हम जब इसको एक रैंप फंक्शन प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ जो आई सी करंट होगा वो अगेन आई इन करंट के इक्वल होगा, क्योंकि जो इनपुट का करंट है वही बेसिकली कैपेसिटर का करंट है। एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू वी इन। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज है जो इनपुट वोल्टेज है वी इन है एट ऑल टाइम्स, क्योंकि हर वक्त ऐसा ही रहेगा, वी सी इक्वल टू वी इन रहेगा बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ऑन द इन्वर्टिंग इनपुट। क्योंकि इधर वर्चुअल ग्राउंड है तो सारी की सारी वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस में ही अपीयर होगी। फ्रॉम द बेसिक फार्मूला वी सी इज इक्वल टू क्या है, आई सी ओवर सी इंटू टी। ये फार्मूला हम पिछले हिस्से में जो है वो पहले से ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम क्या है ना, कैपेसिटर करंट के लिए देखेंगे रिलेशन क्या है। कैपेसिटर करंट क्या हो जाएगा, वी सी इंटू सी ओवर टी। तो यहाँ पे अब हमारे लिए इक्वेशन है वो इस तरह से बन रही है, पहले की तरह, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड पे है हमारी इन्वर्टिंग इनपुट, तो लिहाजा यहाँ पे इस तरफ पे करंट जो है वो भी निग्लिजिबल होगा, यानी वो भी हम इसको जीरो एज्यूम करते हैं। तो लिहाजा जितना करंट जो है आई इन है सारा आई आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई आर जो है इक्वल टू आई सी हो जाएगा। जितना इनपुट करंट था वही कैपेसिटर का करंट है, और वही हमारा इस रजिस्टर से गुजरने वाला करंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि करंट बिल्कुल भी वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इस तरफ नहीं जा रहा। तो सारे का सारा इनपुट करंट कैपेसिटर करंट होता हुआ अब रजिस्टर करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू यही फीडबैक रजिस्टर करंट। अब ये दोनों करंट्स जो हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, क्योंकि स्लोप था कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर की जो स्लोप है वी सी ओवर टी ये कांस्टेंट है। और इसकी अब जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी कांस्टेंट होगी और इक्वल होगी वोल्टेज अक्रॉस आर एफ, जो फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज होगी ये उसके इक्वल होगी, बिकॉज वन साइड ऑफ द फीडबैक रजिस्टर इज ऑलवेज, क्योंकि उसकी एक साइड जीरो पोटेंशियल पे है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर की जो ये वाली साइड है, लेफ्ट साइड है, वो जीरो पोटेंशियल पे है, तो राइट साइड पे जो वोल्टेज होगी वही बेसिकली आउटपुट वोल्टेज होगी। इस केस में जो वी आउट है वो बेसिकली वही वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस में, और वो है आई आर आर एफ। तो रजिस्टर से गुजरने वाला करंट, अब हमें पता है कि आर एफ जो है ये एक कांस्टेंट है, रजिस्टर की वैल्यू है, और आई आर वो है जो आई सी के इक्वल है, और ये भी एक कांस्टेंट करंट है। तो आई सी की वैल्यू को अगर वी सी ओवर टी के हिसाब से पुट करें तो ये इस तरह से इक्वेशन आपकी 13.8 इस तरह से आपको हासिल हो जाएगी। वी आउट जो है इज इक्वल टू इन्वर्टिंग वी सी ओवर टी इंटू आर एफ सी। जब हमारी इनपुट पॉजिटिव होगी तो हमारी आउटपुट डेफिनेटली नेगेटिव होगी, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव गोइंग रैंप हमने प्रोवाइड किया था, एंड पॉजिटिव व्हेन द इनपुट इज अ नेगेटिव गोइंग रैंप, तो अगर हम अपनी इनपुट जो है वो नेगेटिव देंगे तो फिर हमें आउटपुट एक पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम नेगेटिव रैंप देंगे तो हमारी आउटपुट पॉजिटिव आएगी। अगर हम यहाँ हम क्योंकि हमने पॉजिटिव रैंप दिया था इसलिए हमारी आउटपुट डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, और यहाँ देखें यहाँ नेगेटिव साइन भी साथ में आ गया है। बेसिकली जब हम पॉजिटिव स्लोप जो है से करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव रैंप के साथ, तो वो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है और वो एक कांस्टेंट करंट देता है, और फिर उसके बाद वही कांस्टेंट करंट हमारा आउटपुट पे भी उसका पार्ट बनता है। अगर हम नेगेटिव रैंप प्रोवाइड करेंगे तो वो बेसिकली कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगी, और नेगेटिव स्लोप देने से हमारी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन उस दौर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें फिगर जो है 13.39 है, तो इसमें दोनों प्रोसेस को इकट्ठा कर दिया गया है, ठीक है। पहले दिखाया गया है कि जब आप पॉजिटिव रैंप प्रोवाइड करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, और उस केस में देखें करंट जो है फ्लो करेगा, और उस सूरत में आउटपुट आप देखें हमारी नेगेटिव आउटपुट आई है, ठीक है। जबकि जब हम हमारा कैपेसिटर टी नॉट से टी वन तक तो चार्जिंग हुआ, टी वन से लेकर टी टू तक अब डिस्चार्जिंग हो रही है, हम नेगेटिव रैंप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सूरत में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और उस सूरत में हमारी आउटपुट जो है वो अपोजिट यानी इन्वर्ट होकर पॉजिटिव साइड पे हमें ये वाली मिल रही है।
यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट मिल रही है वो जितने वक्त में जब फर्ज करें पॉजिटिव रैंप है तो उस दौरान में कांस्टेंट हमारे पास आउटपुट मिलती है। और आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि वीसी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आरएफ और सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, लिहाजा ये वैल्यू ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। यहाँ इक्वेशन 13.8 में वी सी ओवर टी जो है वो बेसिकली स्लोप को जाहिर कर रही है। स्लोप ऑफ द इनपुट, ये इनपुट की स्लोप को जाहिर करती है। इफ द स्लोप इंक्रीजेस, वी आउट क्या कर रहा है? इफ द स्लोप इंक्रीजेस, वी आउट इंक्रीजेस। इफ द स्लोप डिक्रीजेस, वी आउट डिक्रीजेस। द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट। द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी इज द टाइम कांस्टेंट आर एफ सी। बट मेरे ख्याल से क्योंकि इन्वर्टिंग है तो लिहाजा ऐसा होना नहीं चाहिए कि स्लोप अगर इंक्रीज करे तो वी आउट को डिक्रीज होना चाहिए। बाकी आप इस एग्जांपल से भी हेल्प लें। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के अंदर क्या चेंज लाया गया है? जैसा कि पहले लाया गया था कि वहाँ कैपेसिटर के साथ पैरेलल में एक जो है रजिस्टर को का इजाफा किया गया था। यहाँ पे भी उसी तरह से कैपेसिटर के साथ सीरीज में एक इनपुट रजिस्टर का इजाफा किया गया है। और सिमिलरली जो नॉन इन्वर्टिंग जो डायरेक्टली ग्राउंड था उसको आर सी के ज़रिए से ग्राउंड किया गया है। और इसका रीज़न ये दिया गया है कि प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर्स के अंदर क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के में ये जो जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो लिहाज़ा नॉइज़ की वजह से जो है वो आपके रिज़ल्ट्स पे असर पड़ता है। तो लिहाज़ा यहाँ पर रजिस्टर प्लेस कर दिया जाता है। तो ये रजिस्टर बहुत थोड़ी वैल्यू का होता है जो आउटपुट को ज़्यादा मुतासर ना करे। लेकिन बेसिकली ये रजिस्टर जो है ये फ़िल्टर का काम करता है, ये लो पास फ़िल्टर होता है। तो लिहाज़ा ये लो को पास कर देता है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ को क्या कर देता है, फ़िल्टर आउट कर देता है। उनको रोक लेता है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा स्मूथ और अच्छी हो जाती है। थैंक यू।